अब यहां पे फिर से अगर देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, एरिया वेक्टर बाहर की ओर, फिर से थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहां पे जाओगे तो E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या देगा, इन सभी एलिमेंट के एरिया को ऐड करोगे तो ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली चेक करो 4 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है क्लोज टू द सरफेस। अब ये किसके बराबर, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है KQ बाय आर स्क्वायर, और R होगा उस स्फेयर का रेडियस। इससे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई थी उसका फॉर्मूला था KQ बाय आर स्क्वायर, लेकिन वो R मेरा वहां पे क्या था, स्मॉल था। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेयर कैलकुलेट कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस कैलकुलेट करिए हमने। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय आर स्क्वायर होगी। अगर हम आउटसाइड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी KQ बाय आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट रिजल्ट क्या निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है अंदर। तो नेक्स्ट केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं इनसाइड द स्फीयर। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं यहां पे इनसाइड द स्फीयर। अब इनसाइड द स्फीयर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेंटर से r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे अब यहां पे गॉसियन सरफेस क्या करो, ड्रॉ करो। अभी हमने गॉसियन सरफेस कहां ड्रॉ किया था, फर्स्ट केस में गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था स्फीयर के बाहर, सेकेंड केस में हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था स्फीयर के सरफेस के क्लोज्ड, और थर्ड केस में हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं इनसाइड कंडक्टर। अब फिर से हम गॉस थ्योरम यूज करें। अब गॉस थ्योरम यूज करोगे तो जो भी फ्लक्स था, फ्लक्स वहां पे क्या था, E बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dA किसके बराबर, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू Q इनसाइड। देखो यही गॉस थ्योरम है कि नहीं है वहां पे। अब E इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या दे देगा, 4 पाई आर स्क्वायर दे देगा, लेकिन वहां पे याद होगा Q इन वहां पर प्रेजेंट करता है नेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, और यहां पे गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। और गॉसियन सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कि इनसाइड द स्फीयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। क्लियर? तो अगर हम किसी स्फीयर को चार्ज देते हैं तो उस चार्ज स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होगी, लेकिन अंदर अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है ना? अब अगले स्टेप में हम स्फीयर की जगह शेल लेते हैं। बताओ शेल लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर हम शेल भी लेंगे तो हमें मालूम है कि अंदर तो कोई चार्ज है नहीं। अब यहां पे हम शेल ले रहे हैं, और जिस शेल की हम बात कर रहे होंगे उस शेल की वहां पे कुछ ना कुछ क्या होगी, थिकनेस होगी। तो इस तरह से हमने ड्रॉ किया है यहां पे एक शेल। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस शेल को हमने Q चार्ज दिया, तो जो भी Q चार्ज है, लास्ट क्लास में हमने प्रूव किया था कि ये जो भी Q चार्ज है वो शेल के बाहर वाले सरफेस पे जा रहा होगा। फिर लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होगी, लाइंस ऑफ फोर्स अगेन क्या होगी, सरफेस पे नॉर्मली होगी। देखो यही प्रॉपर्टी थी नहीं थी, जो भी लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा नॉर्मली चलती है। तो ये तो हो गई तुम्हारी लाइंस ऑफ फोर्स।
अब बताओ मुझे, अगर मुझे सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मिल रहा है और इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो फिर से वही रिजल्ट एप्लीकेबल हो गया, नहीं एप्लीकेबल हो गया। यहां पे तुमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, E बाहर की ओर, एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर, तो रिजल्ट वहां पे क्या आ गया, E इंटीग्रेशन ऑफ dA 4 पाई r स्क्वायर किसके बराबर, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज्ड। तो जो रिजल्ट स्फेयर के लिए एप्लीकेबल है वही रिजल्ट कंडक्टिंग शेल के लिए भी क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। और हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ गया, E आउटसाइड के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो है कि नहीं होगा। सरफेस की अगर बात करेंगे तो सरफेस पे हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो है कि नहीं है। और अगर मैं कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं अंदर की ओर, तो अंदर जो मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा उसके लिए नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और नेट चार्ज 0 तो E इनसाइड भी वहां पे क्या हो गया, 0। देखो यही कि नहीं वहां पे। तो इस केस में जो रिजल्ट निकल के आता है वो रिजल्ट सिमिलर है कंडक्टिंग स्फेयर के समान। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होगी, लेकिन शेल के अंदर की अगर बात करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो यही रिजल्ट है कि नहीं है। अंदर जो हम शेल कंसिडर करेंगे उसने यहां पे कोई चार्ज इंक्लोज नहीं किया, और चार्ज अगर इंक्लोज नहीं किया है तो E की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि E और R के बीच का ग्राफ प्लॉट करो, और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और R डिस्टेंस के बीच का। अब हमें मालूम है कि जब तक हम अंदर रहेंगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या है, 0 है। देखो है कि नहीं यहां पर। अब जैसे ही स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डिक्रीज कर रही होगी। तो जब शेल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैपिटल आर तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जैसे ही कैपिटल आएगा आर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली वहां पे क्या हो रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। क्लियर। फिर देखो नेक्स्ट केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसके कारण, एक लाइन चार्ज के कारण। और ये लाइन चार्ज मेरा कैसा है, ये लाइन चार्ज मेरा इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं चार्ज की, और ये चार्ज मेरा क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का चार्ज है। अब इससे पहले हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि अगर कोई हमारे पास लाइन चार्ज है और उससे d डिस्टेंस पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर की ओर थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होगा, वहां पे था 2k लैम्डा बाय d। देखो ये कि नहीं है। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे जब ये रिजल्ट कैलकुलेट किया था तो वहां पे हमने इंटीग्रेट किया था। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग विदाउट इंटीग्रेशन इस रिजल्ट को ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले इमेजिन करो जरा लाइंस ऑफ फोर्स होगी कैसे। यहां पे जब हम लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं तो चेक करो, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी ड्रॉ करते हो नहीं ड्रॉ करते हो। प्रॉपर्टी क्या है, लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टिंग सरफेस पे हमेशा कैसी है, परपेंडिकुलर है, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा उससे क्या करेगी, ओरिजिनेट करेगी। देखो इस तरह लाइंस ऑफ फोर्स है कि नहीं है। लेकिन ये जो लाइंस है, ये लाइंस तो मैंने प्लेन में शो करी है। अब होगा क्या, ये तुम्हारा वायर है, ये तुम्हारा वायर है, इस पे अगर लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है तो लाइंस ऑफ फोर्स हर डायरेक्शन में होगी, लाइंस ऑफ फोर्स हर डायरेक्शन में होगी, और वो परपेंडिकुलर टू दिस वायर होगी।
तो बताओ इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ये लाइंस ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर है, ये लाइंस ऑफ फोर्स इस पे कैसी है? तो हम बोलेंगे ये लाइंस ऑफ फोर्स भी क्या है? परपेंडिकुलर है। ये लाइंस ऑफ फोर्स कैसी है? ये लाइंस ऑफ फोर्स भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है यहां पे कि अगर कोई ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है? ऑब्जर्वर लाइन चार्ज को सामने से देख रहा है। ये लाइन चार्ज है और इस लाइन चार्ज को हम सामने से देख रहे हैं। अब इस लाइन चार्ज को अगर हम सामने से देखेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स हमें ऐसी हर डायरेक्शन में रेडिली आउटवर्ड दिखाई देगी। यहां पे ऐसे दिखाई देगी, यहां पे ऐसे दिखाई देगी, यहां पे ऐसे दिखाई देगी। इसका मतलब है कि ये ऑब्जर्वर जब देखेगा तो इस ऑब्जर्वर के लिए पूरा वायर एक पॉइंट की तरह दिखाई देगा और इस ऑब्जर्वर को लाइंस ऑफ फोर्स चेक करो ऐसे दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? ध्यान है, ऐसी लाइंस ऑफ फोर्स किसको दिखाई दे रही है? ऐसी लाइंस ऑफ फोर्स दिखाई दे रही है उस ऑब्जर्वर को जो कि वायर के सामने से देख रहा है। तो जो ऑब्जर्वर वायर के सामने देखेगा उसको लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी इस तरह से दिखाई देगी। लाइंस ऑफ फोर्स साथ में पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेलल नहीं हुई तो लाइंस ऑफ फोर्स वहां पे इंटरसेक्ट कर जाएगी। हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि जब भी हम लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे, लाइंस ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए और